गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वानी करियर्स पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यह पूरे भारतवर्ष में लागू है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कर्मचारियों के कंपनसेशन के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम 1923 में कर्मचारियों के कल्याण हेतु पारित किया गया था। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट संपूर्ण भारत में लागू है, परंतु यह उन क्षेत्रों में लागू नहीं है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया है। यह एक्ट उन सभी मजदूरों पर लागू होता है जो रेलवे, फैक्ट्री, खदान या हजारडस्ट सर्विस खतरनाक सेवा में कार्य कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इज वन ऑफ द अर्लीस्ट लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी legislation enacted in India. It recognizes the fact that if a workman is a victim of accident or an occupational disease in course of this employment, he needs to be compensated. वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम का जो उद्देश्य है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का मुख्य उद्देश्य परिसर में काम करते समय दुर्घटनाओं में अंतःग्रस्त कर्मकारों को हर्जाना देना या देने हेतु नियोजकों पर कानूनी दायित्व डालना, दुर्घटना से उत्पन्न चोट के कारण डिसेबल या विकलांग हुए कर्मचारियों को मुआवजा देना, उद्योगों में एक्सीडेंट को रोकने का प्रयास करना, कर्मकारों को चिंता मुक्त करना तथा उद्योगों को अधिक कारगर बनाना, यथासंभव कर्मकारों को दुर्घटनाओं से होने वाली कठिनाइयों से बचाना। स्कोप ऑफ द एक्ट, अधिनियम के कार्यक्षेत्र। द एक्ट इज confined to industrial which are more or less organized. The workman whose occupational is hazardous should be included within the scope of this act. यह अधिनियम लागू होता है ऐसे समस्त कर्मचारी या वर्कर्स पर जिनकी मासिक आय 1000 या संशोधित 3500 से अधिक है, जो कारखाने में निर्माण कार्य या अन्य खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं। यह एक्ट उन सभी मजदूरों पर लागू होता है जो रेलवे, फैक्ट्री, खदान या हजारडस्ट सर्विस खतरनाक सेवा में कार्यरत हैं। फीचर्स ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर चीपर एंड क्विकर मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू स्पेशल प्रोसीडिंग देन पॉसिबल अंडर सिविल लॉज। एक्ट प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू वर्कमैन फॉर इंजुरी केस्ड बाय एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू अप्रेंटिसेस आल्सो। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम इज थ्रू कमिश्नर्स। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सिविल लॉ के अंतर्गत अति शीघ्र विवाद को सुलझाने की व्यवस्था इस एक्ट द्वारा प्रदान की जाती है। यदि वर्कमैन को कार्य के दौरान चोट या ऐसा कोई रोग जो रोजगार के कारण उत्पन्न हुआ है, तब उन्हें मुआवजा प्रदान करवाना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। यह एक्ट अप्रेंटिसेस पर भी लागू होता है। क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया कमिश्नर के द्वारा की जाती है। डिपेंडेंट्स, आश्रित। डिपेंडेंट्स मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड वर्कमैन, नेमली अ विडो, अ मिनर और एडॉप्टेड सन, एन अनमैरिड लेजिस्टिमेट और एडॉप्टेड डॉटर और अ विडो मदर, एंड इफ fully dependent on the earning of the workman at the time of his death, a son or a daughter who has attained the age of 18 years and who is infirm. If fully or in part dependents on the earning of the workman at the time of his death. आश्रित से तात्पर्य विधवा पत्नी, अवयस्क पुत्र या दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री या दत्तक पुत्री, विधवा माँ, विडो माँ के अतिरिक्त माता पिता। कर्मचारी की मृत्यु के समय 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के दत्तक पुत्र या पुत्री जो बेरोजगार हैं और पूर्ण रूप से कर्मचारी पर आश्रित हैं, कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि मुआवजा का भुगतान श्रम आयुक्त के माध्यम से एम्प्लॉयर के द्वारा आश्रितों को करना होगा। यदि कोई एम्प्लॉयर मृतक व्यक्ति के आश्रितों को सीधे तौर पर भुगतान करेगा तो उसे अवैध माना जाएगा, लेकिन अन्य मुआवजे का अधिकार एम्प्लॉयर को प्रदान किया गया है। Employer's liability for compensation. An employer is liable to pay compensation to a workman
for personal injury caused to him by accident and for any occupational disease contracted by him। यदि वर्कमैन को काम के दौरान चोट लगी हो या दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो तो इसका दायित्व एम्प्लॉयर का होगा। यदि वर्कमैन को कार्य के दौरान ऐसा रोग लग जाता है जो रोजगार के कारण उत्पन्न हुआ है तो उसे भी कंपनसेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। वर्कमैन यह प्रमाणित कर दे कि कार्य या उसके फलस्वरूप तनाव के कारण यदि उसे चोट लगी हो या चोट बढ़ गई है तो भी इसका दायित्व एम्प्लॉयर का होगा। पर्सनल इंजरी इंक्लूड्स मस्ट हैव बीन केसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मस्ट हैव बीन केस्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ऑक्यूपेशनल डिसीज व्यावसायिक रोग। Section 3(2) of the Act also recognizes that the workmen employed in certain types of industries of occupational risk exposure to certain occupational disease peculiar to that employment. This section states that the contracting of any of these occupational diseases shall be deemed to be। यदि कर्मकार को ऐसा रोग लग जाता है जो रोजगार के कारण उत्पन्न हुआ है तो इसे व्यावसायिक रोग की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा यदि पुराना रोग रोजगार के कारण बढ़ गया है या बढ़ जाता है तो इसे भी व्यावसायिक रोग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ऑक्यूपेशनल डिसीज एंड इंजरी बाय एक्सीडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट एंड कंपनसेशन इज पेबल टू द वर्कमैन विथ हु कॉन्ट्रैक्ट सच डिसीज। The types of employment which expose the workman to occupational disease as well as the list of occupational disease are contained in Schedule 3 of the Act. Amount of compensation. Section 4 of the Act prescribes the amount of compensation payable under the provision of the Act. The amount of compensation payable to a workman depends on the nature of the injury caused by accident, the monthly wages of the workman concerned and the relevant factor for working out lump sum equivalent of compensation amount as specified is below schedule। वर्कमैन या श्रमिक को कंपनसेशन की अदायगी उसकी औसत मजदूरी मासिक एवं उसकी आयु पर निर्भर करेगी। इसके अलावा कर्मचारी को किस प्रकार की चोट लगी है कंपनसेशन इस पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984। न्यू सेक्शन 4 इज substituted by the Amendment Act of 1984 provides for compensation for 1984 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। फर्स्ट है डेथ, सेकंड है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, थर्ड है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड टेम्परेरी डिसेबलमेंट टोटल और पार्शियल। कंपनसेशन फॉर डेथ वेयर डेथ रिजल्ट from an injury, the amount of compensation shall be equal to 50% of the monthly wages of the deceased workman multiplied by the relevant factor or rate 85,000 whichever is more। यदि दुर्घटना या उससे उत्पन्न चोट के कारण कर्मचारी या वर्कमैन की मृत्यु हो जाती है तो एम्प्लॉयर को इसका मुआवजा उसके डिपेंडेंट आश्रितों को देना होगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार मृत्यु के मामले में कर्मकार वर्कर के आश्रित को दे न्यूनतम राशि 85,000 रुपये है या मजदूरी का 50%। यह राशि एक मुश्त या एक बार में देनी होगी। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ 50% मंथली वेजेस रिलेवेंट फैक्टर डिवाइड बाई 100 और मैक्सिमम 85,000 रुपीज मिनिमम 85,000 रुपीज। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। पूर्ण निशक्तता होने पर क्षतिपूर्ति। वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंजुरी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल शेल बी इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंजूर्ड वर्कमैन मल्टीप्लाई बाई द रिलेवेंट फैक्टर और रेट 19,000 विच एवर इज मोर। पूर्ण निशक्तता के संबंध में यदि चोट के कारण कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है परंतु वह पूर्ण रूप से अशक्त हो गया है तो डिसेबिलिटी के अनुसार उसे कंपनसेशन की राशि प्रदान की जाएगी। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 60% मंथली वेजेस रिलेवेंट फैक्टर डिवाइड बाई 100
या मिनिमम 90,000 रुपीज। यदि वर्कमैन की अर्निंग कैपेसिटी में 100% का नुकसान हुआ है तो उसे स्थायी पूर्ण असक्तता माना जाएगा। इस स्थिति में वर्कमैन को दी जाने वाली न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि 90,000 रुपीज या 90,000 रुपये होगी। कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, a half monthly payment of the sum with a total or partial result equivalent to 25% of monthly wages of the from the injury workman to be paid in the manner prescribed। अस्थायी असक्तता होने पर क्षतिपूर्ति, यदि कर्मचारी अल्पावधि के लिए असक्त हो जाता है उस समय जब तक वह असक्तता से ग्रस्त रहता है तब तक समय समय पर क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का पात्र है। इस प्रकार की असक्तता 3 दिन से कम नहीं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंजुरी, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। लॉस ऑफ बोथ हैंड के केसेस में 100%, लॉस ऑफ हैंड एंड फुट के केसेस में 100%, फुल लॉस ऑफ आई साइट होने पर 100%, एब्सोल्यूट डिफनेस के केसेस में भी 100% मुआवजा प्राप्त होता है। एम्पुटेशन केसेस अपर लिम्स आइदर आर्म्स, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी अपर लिम्स के केसेस में शोल्डर ज्वाइंट से लॉस होने पर 90%, शोल्डर ज्वाइंट के निचले भाग से लेकर 20.32 सेंटीमीटर तक डैमेज होने पर 80%, शोल्डर ज्वाइंट से 20.32 से 11.43 सेंटीमीटर के बीच लॉस होने पर 70%, एक हाथ या एक हाथ की 4 फिंगर्स और थंब के लॉस होने पर 60%, लॉस ऑफ थंब के केसेस पे 30%, और जोड़ने वाली बोन के केसेस पे 40%, एक हाथ की 4 फिंगर लॉस होने पर 50%, 3 फिंगर ऑफ 1 हैंड के केसेस पे 30%, लॉस ऑफ 2 फिंगर ऑफ 1 हैंड के केसेस पे 20%, बोन ऑफ थंब लॉस के केसेस पे 10%। नेक्स्ट है लोअर लिम्स, एम्पुटेशन केसेस लोअर लिम्स। बोथ लेग्स के लॉस होने पर 90%, घुटने के ज्वाइंट से फिनोटिक्स ज्वाइंट तक के केसेस पे 80%, लॉस बोथ थम्स ऑफ बोथ लेग्स एंड ज्वाइंट के केसेस पे 40%, बोथ थम्स ऑफ बोथ लेग्स के केसेस पे 30%, हिप्स कमर के नीचे पूरी तरह से लॉस होने पर 90%, हिप्स से लेकर 12.70 सेंटीमीटर तक लॉस होने पर 80%। अदर इंजरी, अदर इंजरी के केसेस पे लॉस ऑफ 1 आई, सेकेंड आई नॉर्मल रहने पे 40%, एक आंख के विजन को नुकसान होने पर दूसरी आंख के नॉर्मल होने पर 30%, एक आंख में पार्शली विजन होने पर 10%, लॉस ऑफ इंडेक्स फिंगर, फिंगर्स ऑफ राइट और लेफ्ट हैंड, इंडेक्स फिंगर पूरी तरह से लॉस होने पर 14%, 2 जोड़ों से लॉस होने पर 9%, एक जोड़े से लॉस होने पर 9%, ऊपरी भाग कटने की स्थिति में 5%। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर के लॉस होने पर पूरी तरह से लॉस होने पर 12%, 2 जोड़ों से लॉस होने पर 9%, एक जोड़े से लॉस होने पर 7%, ऊपरी भाग कटने की स्थिति में बिना बोन्स की 4%। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर पूरी तरह से लॉस होने पर 7%, 2 जोड़े से लॉस होने पर 6%, एक जोड़े से लॉस होने पर 5%, ऊपरी भाग के नुकसान होने पर विदाउट बोन्स के केसेस पे 2%। थैंक्स। ओके गाइज, आगे की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक्स।